आप सबका सीजेडएमए क्लासेस में स्वागत है। आज हम आर्मी सेट नंबर 5वां करने जा रहे हैं। अभी तक हमने पेपर सेट 4 देख लिए, तो क्वेश्चन नंबर इसमें पहला लिख रहा है, इसमें लिखा है कि 1200 रुपये है, यानी कि प्रिंसिपल आपका मूलधन आपका 1200 रुपये गिवन है, मूलधन 1200 रुपये गिवन है। इसके बाद में कह रहा है कि 1200 से ये राशि हो जाती है 1428। अमाउंट का मतलब मिश्रधन, आपकी राशि हो जाती है 1200 रुपया से 1428 रुपये। कितने वर्षों में? ये कह रहा है कि आपकी जो वर्षें लगी हैं वो 2 वर्षें हैं। 1200 रुपया मूल था, प्रिंसिपल था, मूलधन था, और इसके बाद ये राशि आपकी हो जाती 1428। इसका मतलब आपको ब्याज मिल गया। साधारण ब्याज पे यहाँ कैलकुलेशन हो रही है, तो आपको ब्याज कितना मिला? तो आपको ब्याज मिलेगा 228 रुपया। कितने रुपया ब्याज मिला? इसमें से ये लेस कर देंगे। अमाउंट का मतलब होता है मिश्रधन। मिश्र में कौन कौन चीजें शामिल होती हैं? 2 चीजें, एक आपका मूलधन और एक आपका ब्याज। ब्याज चाहे वो चक्रवृद्धि हो और ब्याज चाहे वो साधारण हो। इससे आप जब इसको घटाएंगे तो वैल्यू आपकी 228 आएगी। अब साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला आपका क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट बराबर साधारण ब्याज बराबर मूलधन प्रिंसिपल गुणा रेट गुणा टाइम अपॉन 100। ये आपका फॉर्मूला होता है। साधारण ब्याज आपका कितना है? ये सिंपल इंटरेस्ट है एसआई 228 रुपया, 228। मूलधन आपका कितना है? 1200। रेट आपका क्या है? रेट आपको क्या करना है? रेट बताना है। टाइम आपका कितना है? तो 2 ईयर है, 2 वर्ष है। ये इससे कैंसिल आउट हो गया। अब 12 से अगर काटेंगे तो 12 से काट दीजिए, नहीं तो 4 से स्टार्टिंग कर देते हैं। इस 2 से काटिए पहले, 2 2 और यहाँ 4 हो गया। अब 12 से अगर इसकी कैलकुलेशन की जाए तो 12 से आप बताइए 12 से कितने बार कटेगा? तो 12 से अगर आप काटेंगे, 12 निम्मा 108 होता है, अब 12 निम्मा 108, ये तो 114 है, तो कटेगा पूरा पूरा नहीं। जब कटेगा नहीं तो आप 4 से काटिए पहले इसको, 3 से काटिए, 3 चौको 12, यहाँ 3 तिया हो जाएगा 9। इसके बाद में आपका कितना? 24 बचेगा, 3 8 24। ये आपका आएगा कितना? 19/2। R% की अगर बात करें, R% आपका कितना आएगा? 19/2 आएगा। आप भाग देंगे तो 2 में 18, 2 पंचे 10, यानी कि आपकी वैल्यू आएगी 9.5% के करीब करीब। पहला क्वेश्चन आपका समाप्त होता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसमें लिखा है कि 15,625 का वर्गमूल बताइए। वर्गमूल निकालना हमने आपको बताया था एक पेपर सेट में। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है 15,625 का वर्गमूल। तो इसका आंसर तो डायरेक्ट आपको पता है 125 होगा। कैसे होगा उसे देख लीजिए। 15,625 हमने लिख लिया, पीछे से जोड़े बनाइए। हमने बनाए जोड़े, यहाँ 1 जोड़ा 2 जोड़ा, इसका कोई जोड़ा नहीं बना। इसका मतलब आप यहाँ 1 से स्टार्टिंग करेंगे, 1 यहाँ 1 लिख लीजिए। अब 1 एकन 1 हो गया, यहाँ हमने लिख लिया। 1 और 1 कितना? 2 हो गया। वैल्यू आप पूरे के पूरे जोड़े को उतारिए, कितना होगा? 56 होगा ना, पूरा 56। इसको आप 1 से घटाएंगे 0 आ जाएगा। यहाँ आपका जो जोड़ा है वो 56 यहाँ आएगा। कितने का यहाँ, कितने का हम मल्टीप्लाई करें और कौन सी संख्या यहाँ रखें जो 56 के करीब हो जाए? आप कहेंगे 1 रखोगे तो 21 होगा। आप 2 रखिए यहाँ पे, अगर 2 आप रखेंगे तो 22 दूनी 44 होगा। 3 रखेंगे तो 23 या 69 होगा, 56 से ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए आप यहाँ पे 2 लीजिए। 2 अगर आप लेंगे तो ये 22 दूना कितना हो गया? 44 हो गया। और यहाँ आपका 4 और ये 2, यानी कि 24 बना। ये आपका बचेगा कितना? 6 में से 4 गया 2, 5 में से 4 गया तो 1, 12। 24 का 12 में भाग जाएगा? बताइए आप। नहीं जाएगा। जब नहीं जाएगा 25 का उतारा ले लीजिए। अब यहाँ कोई एक और अंक अलग से मानना पड़ेगा। ऐसा अंक मानिए जिसके आखिरी में 5 आते हो। तो आप जान पाए कि 5 अगर आएंगे तो यहाँ पे 5 कर लीजिए। जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 12 25 बनेगा। ऑप्शन की मदद अगर आप लेंगे तो बहुत आसानी के साथ इस प्रश्न को कर जाएंगे। यहाँ अनुमान लगाना पड़ता है कि कौन सी संख्या ऐसी माने कि जिससे ये पूरा पूरा कट जाए। यहाँ 5 हमने इसलिए माना क्योंकि 5 का 5 में गुणा करेंगे तभी तो 5 आ सकता है, और कोई रीजन इसके पीछे नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा समाप्त होता है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा लिख रहा है, आ तथा बा 2 व्यक्ति है, एक आ है और दूसरा बा है। किसी काम को 10 और 15 दिन में कर सकते हैं। तो 15 दिन में कर सकते हो। वही पूछ रहा है कि बताइए आ प्लस बा इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो आप करेंगे क्या? सबसे पहले तो आप लासा लेंगे। लासा का मतलब होता है टोटल काम आप निकालेंगे।
आखिरकार टोटल काम हमारा कितना है, तो कैसे निकालते हैं। बड़ी संख्या आपकी 15 है, 15 का पढ़ा पढ़िए, 15 एकन 15, 10 का भाग नहीं जाएगा, 15 दूना 30, जब 30 आपने कर दिया 10 या 30 हो जाएगा, यहाँ 30, ये आपका टोटल वर्क आ गया, टोटल टाइम, टोटल वर्क आ गया जो काम आपको करवाना है। अब आ की क्षमता कितनी है, तो 10 या 30, ये इसकी क्षमता रही, एफिशिएंसी, इसे क्षमता बोले या फिर एफिशिएंसी बोले। 15 दूनी 30, यानी कि बी की क्षमता आपकी कितनी है, 2 है। अब दोनों अगर मिलके काम करेंगे, दोनों अगर मिलके काम करेंगे, इसका मतलब अगर ये 3 काम करता है एक दिन के अंदर और ये 2 काम करता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 5 काम एक दिन में कर देंगे। ऐसे समझ लीजिए, आ जो व्यक्ति है वो 3 कलम बनाता है एक दिन में, और बा व्यक्ति है वो 2 कलम बनाता है एक दिन में। इसका मतलब दोनों अगर मिल गए तो एक दिन में कलमें कितनी बनेंगी, 5। दिन हमने क्यों कहा, इसलिए कहा क्योंकि ये दिन लिखे हैं। अगर यहाँ दिन है तो इसका मतलब ये एक दिन का काम निकलेगा। अगर यहाँ दिन ना होता, घंटा होता, तो 1 घंटे का काम निकलता। अब पूछ रहा है आ प्लस बा इस काम को, मतलब 30 काम को कितने समय में करेंगे। आ और बा की क्षमता कितनी है, आ और बा की क्षमता आपकी 3 और 2 कितनी है, 5 है। चाल बराबर दूरी बटे समय हम पहले भी बता चुके हैं पिछले वीडियो में। 5 से काटेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा टी बराबर 6 डेज, 6 दिनों में यह काम समाप्त हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारी 3 होती है समाप्त। अब चौथे की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर चौथा हमारा लिखा है, अमित ने घड़ी 5% हानि में 190 रुपये में बेची। तो अमित है वो सेल कर रहा है घड़ी को 190 रुपये में, और 5% का इसको होता है लॉस। लॉस कितने परसेंट होता है, 5%। तो इसमें पूछ रहा है कि बताइए घड़ी का सीपी क्या है। तो घड़ी का आपको पूछा गया है क्रय मूल्य क्या है। आप इस प्रश्न को कई विधियों से लगा सकते हैं। पहले ही विधि समझिए, 5% की भिन्न यानी कि फ्रैक्शन आपका कितना होगा, 5/100 कर लीजिए। 5% का मतलब बटे 100, काटिए 5 एकन 5, 5 दूनी 10। नीचे हमेशा याद रखिए क्रय मूल्य मिलेगा जब तक कहा ना जाए। हमेशा नीचे क्या मिलेगा, क्रय मूल्य मिलेगा, कॉस्ट प्राइस मिलेगी, क्योंकि लाभ और हानि क्रय मूल्य के ऊपर ही होती हैं जब तक आपसे कहा ना जाए। स्पेशली ये विक्रय मूल्य पर लाभ की गणना कीजिए, नहीं कहा जाएगा तब हम लोग सीपी मानेंगे, क्रय मूल्य मानेंगे, यानी कॉस्ट प्राइस मानेंगे। 20 रुपया खरीदी मूल्य है, 1 रुपया लॉस हो गया। अगर लॉस है तो माइनस लगाएं, लॉस है तो माइनस लगाएं। यहाँ जो एसपी होगा आपका 95 आएगा, और एसपी जो आपका इक्वल है वो 190 के है। तो 19 बराबर 190, तो 1 बराबर वैल्यू कितना होगा, 10 होगा। 20 की वैल्यू आपको बतानी है, तो 20 की वैल्यू क्या होगी, 10 गुणा 20 यानी कि 200 रुपये हमारा सीपी आ गया। यही तो हमसे आपसे पूछा गया था। तो अब क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ चलते हैं। 6वां क्वेश्चन है, इसमें लिख रहा है कि एक पहिए का व्यास, एक पहिया है, पहिया, एक पहिए का व्यास, पहिया मतलब आप ब्रश समझें, पहिए का व्यास आपको दे रखा है 70 सेंटीमीटर, डायामीटर जो है पहिए का वो 70 है। इसका मतलब त्रिज्या आपकी 35 होंगी। त्रिज्या आपकी कितनी होंगी, तो रेडियस आपका 35 होगा सेंटीमीटर, और त्रिज्या से ही मतलब होता है। अब कह रहा है कि पहिए का व्यास 70 सेंटीमीटर है, 720 चक्कर लगाने में वह कितनी दूरी तय करेगा। पूछ रहा है कि 720 चक्कर लगाने में कितनी दूरी उसे तय करनी पड़ेगी। तो बेहद आसान और बेहद इजी बात यह है कि एक चक्कर लगाने में पहिए को कितनी दूरी चलनी पड़ती है। गणित के अंदर आधार आपका 1 होता है। हम कह दें कि एक कलम का मूल 5 रुपए है, तो 5 कलम का मूल आप कहेंगे 5 गुणा 5 यानी कि 25 होगा। तो पूरे गणित के अंदर हम लोग एक आधार मान के चलते हैं। इसी प्रकार से एक चक्कर में जो दूरी तय करेगा पहिया, उसको निकाल लेते हैं, उसके बाद में 720 का उसमें मल्टीप्लाई करवा देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। तो एक चक्कर में दूरी क्या होगी, तो एक चक्कर में दूरी वही होगी जो वृत्त का परिमाप होता है। तो एक चक्कर में दूरी बराबर 2 पाई आर। 2 पाई आर हमने लिख दिया। 2 पाई का वैल्यू कितना, 22/7। आर की वैल्यू आपको पता है 35 है। 7 पना 35, गुणा जब करेंगे 22 पंचे 110, 110 दूना कितना हो गया, 11 दूना 22, यानी कि 220 सेंटीमीटर इसके दूरी आएगी। इसके बाद में वो कह रहा है कि 720 चक्कर लगाने में, तो एक चक्कर में जब इतनी दूरी तय कर रहा है तो 720 चक्कर में कितना, तो 220 गुणा 720, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 720 का। तो 1 0 और 2 0 आप लिख लीजिए।
अब 72 का 22 में गुणा करवा दीजिए, यहाँ देख लीजिए करवा देते हैं। 2 दूने 4, 2 सत्ते 14, यहाँ 144 कर लेते हैं, 4 4 4 8, यहाँ 5 हो गया, तो आपका वैल्यू आएगा कितना 1584 किलोमीटर ये चल जाएगा। सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर और किलोमीटर में तो किलोमीटर में, तो ये सेंटीमीटर आपका आंसर होगा। अगर ऑप्शन में उसने दे रखा है कि मीटर, तो मीटर में अगर ऑप्शन है तो बहुत आसान हो गया, 1584 00 आपकी कैंसिल हो जाएंगी, इतने मीटर बन जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर। अब अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 5 मीटर लंबे, 4 मीटर चौड़े और 3 मीटर ऊंचे कमरे में बड़े से बड़ा लंबा खंबा रखा जा सकता है। तो बड़े से बड़े लंबा खंबा का कंसेप्ट होता क्या है, तो ये बिकट निकालना होता है। अगर कमरे की बात करें तो कमरे को हम लोग मानेंगे घनाभ, कमरा बराबर क्या मानेंगे, घनाभ मानेंगे। अब घनाभ का बिकट होता क्या है, तो डी बराबर डायगोनल होता है, डायगोनल जो होता है बिकट, डी फॉर डायगोनल अथवा फिर बिकट कहें। एल स्क्वायर मतलब लेंथ स्क्वायर, ब्रेड्थ एंड हाइट का स्क्वायर करिए। एल की अगर बात करें तो एल आपका कितना है, तो एल आपका 5 है, 5 का 25, बी आपका 4 है 16, एच की बात करें तो 9 है। अब इन सबको आप मल्टीप्लाई जोड़ जाइए, कितना होगा, 16 ना 25 हो गया और 25 25 50 हो गया। इसको आप निकालेंगे तो आपका कितना रहेगा, आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 5 गुणे 5 गुणे 2 होगा, जोड़ा किसका बनेगा 5 का, तो आंसर आपका होगा 5√2। अब मीटर है तो पूरे क्वेश्चन को मीटर में रखिए, मीटर है तो मीटर में रखिए, ये डायगोनल होगा आपका 5√2 मीटर। अब क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। तो आपका क्वेश्चन है 38 या फिर 8वें की हम बात करें तो धातु के 3 घन है जिनकी भुजाएं 3, धातु के 3 घन है ऐसे, ये घन तो नहीं है, हम आपको बता रहे हैं कि ये घन, आपको देख लीजिए, क्या वह ड्राइंग तो करनी नहीं है, हमें समझनी है बात। ये 3 का है घन और ये 4 का है और ये आपका कितने का है 5 का। इन तीनों को पिघलाया जाता है और इसके बाद में एक नया घन बनाया जाता है। तो पिघलाने का जो केस है, पिघलाने का जो केस होगा, पिघलाने के केस में पिघलाने बराबर हम लोग आयतन समझेंगे। अगर इसको पिघलाएंगे और बड़ा घन अगर आप बनाएंगे, ये घन हम मान के चल रहे हैं, ये घन होता थोड़ा ही है, हम आपसे कह रहे हैं कि घन बनाने में मुसीबत होगी वहाँ पे पेपर में, तो ऐसा काम करिए कि जिससे आसानी से पेपर हमारा हो जाए। आपको हम समझा रहे हैं, पहला दूसरा तीसरा, ये 3 है, 3 सेंटीमीटर का है और ये 4 का, ये 5 का, एक बड़ा घन हमको बनाना है। तो बेहद आसान सी बात है, घन अगर पिघलाए जाएंगे तो इनका आयतन बराबर होगा। तो पहले घन का आयतन 3 का क्यूब करिए 27, 4 का क्यूब करिए 64, 5 का क्यूब करिए 125। अब ये नया घन बनेगा, इसकी भुजा कितनी हमें पता नहीं है, इसकी भुजा हमें पता नहीं है, मान लेंगे इसकी भुजा कितनी है, ए है। अब इनको आप सबको जोड़ जाइए, जब आप जोड़ेंगे तो इसका आंसर 216 बनेगा, जब आप इसको जोड़ेंगे 216 बनेगा, ए क्यूब। और आप अच्छे से जानते हैं कि 216 का मतलब 6 होता है, 6 का क्यूब होता है ना 216। ए की वैल्यू आपकी कितनी आई 6 सेंटीमीटर। ए क्या है, तो ए नए घन की क्या है, ये भुजा है नए घन की। जब पिघलाने का केस आए, जो भी आपकी चीज़ें पिघलाई जाए, अब घन का आयतन आपका फॉर्मूला होता है भुजा क्यूब, भुजा क्यूब, भुजा क्यूब, सबका क्यूब कर दो, जोड़ दो, इसके बाद में जो बनाया जाए इसकी भुजा आप मान लें और इसका क्यूब कर दें। इसके बाद में इनको जोड़ने के बाद में कुछ ना कुछ वैल्यू आपको प्राप्त यहाँ पे हो जाएगी। तो रिक्वायर्ड आंसर इसका क्या हुआ, 6 हुआ। इसके बाद में 9th नंबर जो क्वेश्चन है वो हमारा ये रहा, क्वेश्चन नंबर 9 या फिर हम बात कर लें 39 की। ये कह रहा है 4x² - 9 का फैक्टर करिए, फैक्टर गुणनखंड आपको करवाया गया है। तो कैसे होंगे, बहुत आसान है, इसको लिख लीजिए 2x² - 3 का स्क्वायर। अगर आप ऐसे लिख लेंगे तो ये फॉर्मूला बनेगा a² - b² का। फॉर्मूला क्या होता है, तो a - b a + b, यही फॉर्मूला होता है, वो यहाँ लगाना है। a की जगह आपका कितना है, तो a की जगह 2x और b की जगह आपका कितना है, तो 3 है। a - b यानी कि 2x - 3 कर दीजिए, दूसरे में 2x + 3 कर दीजिए, यही था सिंपल सा कंसेप्ट। अब 9वें के बाद में हम लोग 10वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा है कौन सी राशि 8% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 174 हो जाएगी। कौन सी राशि का मतलब हमें पता नहीं है कौन सी राशि है, कितनी वर्ष दे रखी है, तो t बराबर 2 है, r बराबर आपका 8% है, हो जाएगी का मतलब यहाँ पे अमाउंट गिवन है। अमाउंट मतलब होता है मिश्रधन, ये आपका है मूलधन
अमाउंट आपको गिवन है 174 हो जाएगी, 174 हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि यह मिश्र धन आपको गिवन है। मिश्र धन का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इसमें दो चीजें सम्मिलित है। एक तो आपका मूलधन सम्मिलित है, इसके साथ साथ में ब्याज सम्मिलित है। ब्याज वही होगा जिसका ये क्वेश्चन है, साधारण का है तो साधारण का ब्याज होगा। तो मूलधन प्लस साधारण ब्याज बराबर 174, ये हमने कर लिया। इसके बाद में क्या? इसके बाद में क्या? इसके बाद में कुछ नहीं, बड़ी आसानी के साथ हम लोग बता देंगे। यहाँ पे आपका मूलधन अगर आपको निकालना है तो मूलधन बराबर 174 माइनस का क्या हो जाएगा? माइनस का ऐसा ही हो जाएगा। आप एक काम ऐसा कर सकते हैं, अथवा दूसरा काम ये होता है कि आप साधारण ब्याज निकालना है, जो भी आपको निकालना है वो आप निकाल लीजिए। यहां से हम एक काम और कर सकते थे, दोनों बातें हम बता देते हैं। साधारण ब्याज बराबर आप 174 माइनस के क्या? मूलधन को आप लोग पी लिखें, लिख दिया हमने। अब सूत्र लगाइए, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, प्रिंसिपल रेट टाइम बटे 100। अब साधारण ब्याज आपका है 174 माइनस के पी, लिख दिया हमने। यहाँ पी है, रेट आपका कितना है? 8 है, और समय आपका 2 है, अपॉन 100 कर दिया। अब कर दिया तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी 17400 माइनस के 100 पी, और ये आपका होगा कितना हो जाएगा? 8 दूना 16, यहाँ पे 16 पी हो जाएगा। 100 पी को आप इधर करेंगे तो 116 पी आएगा, 116 पी 17400, इसको इससे काटेंगे तो ये आपका आएगा 150। कैलकुलेशन आप कर लेंगे, 150 रुपये आएगा। इसका अथवा भी आंसर देख लीजिए, दो तरीके होते हैं। ये तो आपका पहला मेथड रहा। अब दूसरे मेथड की तरफ चलते हैं। दूसरा मेथड हमारा क्या होगा? सबसे पहले आप 8% की भिन्न निकालिए। 8% की भिन्न का मतलब 8% की फ्रैक्शन क्या होगी? 8/100 मतलब 2/25। अब टाइम आपका कितना गिवन है? 2 वर्ष। 2 वर्ष है तो इस नीचे वाले का स्क्वायर कर दीजिए। 25 का स्क्वायर क्या होगा? 625। ये 625 निकला। 2 साल की अगर बात करें साधारण ब्याज में तो 2 लाइन खींच लीजिए, पहली और दूसरी। यहाँ 2/25 के हिसाब से अगर बात कर लें, 2/25 के हिसाब से कितना वैल्यू बनेगा? 25 625, ये 25 आएगा, 25 दूनी 50, यहाँ 50 यहाँ 50, ये कहाँ से आए? तो 625 का 2/25 में आप जब गुणा करेंगे तब ये आएगा 50। अब ये 50 और 50 ये हैं क्या? तो ये आपका साधारण ब्याज रहा 50 और 50। मूलधन आपका कितना है? 625। साधारण ब्याज आपका कितना हो गया? 100 रुपये। और यहाँ ब्याज आप मूलधन आपका 625 है। कुल मिला के मिश्रधन जब आप निकालेंगे तो 625 प्लस 100 होगा, यानी कि 725 बनेगा। अब 725 जो हमारा है वो मिश्रधन है, और क्वेश्चन के किसके हिसाब के बराबर? 174 के। 725 इक्वल टू 174। आपको वैल्यू चाहिए मूलधन की, यानी कि 625 की। तो 625 की जो वैल्यू होगी 174 बटे 725 गुणे 625। जब इसको आप इससे क्रॉस करेंगे तो आपका आंसर 150 आएगा। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11वें के बाद में हम लोग 12वें की तरफ चलते हैं। 12वां हमारा क्वेश्चन ये रहा। इसमें लिखा है ABC एक वृत्त जिसका केंद्र O है। ये एक वृत्त रहा। ABC एक त्रिभुज इसमें लिख रहा है, त्रिभुज है ABC। इसको हम बना लेते हैं, कुछ इस प्रकार से है। यहाँ वृत्त का केंद्र है, इसे O से दर्शाया गया है। ये आपका 30 डिग्री है, ये आपका C है, ये B है आपका, और ये पॉइंट आपका कितना है? A। पूछ क्या रहा है? तो पूछ रहा है कोण B बराबर क्वेश्चन मार्क। ये पूछा है कोण B बराबर क्वेश्चन मार्क। कैसे लगाएंगे? हम सभी जानते हैं अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। हम सभी जानते हैं अर्धवृत्त पर बना कोण बराबर 90 डिग्री। तो कौन है? तो ये आपका 90 हो गया। 90 और 30 जोड़ दीजिए, 9 3 12 120 हो गया। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आपका कितना होता है? 180। तो बाकी का ये कितना बचा? 60 बचा। आपका आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अब चलेंगे 42 के बाद में। 42 के बाद में अब हम लोग चलेंगे 43 के ऊपर। तो 43 क्वेश्चन में लिख रहा है एक चुनाव में एक उम्मीदवार 40% वोट प्राप्त करता है और अपने प्रतिद्वंदी से 298 वोटों से हार गया, तो कुल कितने वोट डाले गए? एक चुनाव में 2 लोग हैं। हम मान लेंगे कि टोटल वोट आपके 100 थे। कितने थे टोटल वोट? 100 थे। यहाँ एक विनर है
और एक लूजर है। यहाँ एक विनर है, एक लूजर है। 40% जो वोट प्राप्त करता है, जो 40% यानी कि हारने वाला ये 40% अगर वोट प्राप्त करेगा, 40% अगर 100 का 40% अगर वोट प्राप्त करेगा तो यहाँ पे 40 वोट प्राप्त करेगा। हम मान लेते हैं कि 100 वोट टोटल डाले गए। टोटल वोटों की संख्या आपकी कितनी है? टोटल वोट आपके कितने हैं? 100 मान लिया हमने। 40% इसका निकालेंगे 40, ये लूजर को मिले जो हारा। तो जीतने वाले को 60% मिले होंगे। इसका मतलब 60 वोट इसने ज़्यादा, 60 वोट क्या 60 वोट पाए होंगे। इसने कितना? 40 वोट। बताइए जीतने वाले ने हारने वाले से कितने ज़्यादा प्राप्त किए? तो 20। ये 20 क्वेश्चन के किसके बराबर है? तो वो कहता है 298 वोटों से हार गया। यहाँ अगर कैलकुलेशन आप 100 पे करेंगे, 100 मानकर करेंगे, तो यहाँ आपका अंतर हार जीत का 20 आएगा। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से ये अंतर आपका कितना है? 298 है। जब 298 है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस 100 की वैल्यू बतानी है। 100 की वैल्यू निकालने के लिए आपको 1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो 1 का वैल्यू हमारा कितना होगा? तो 298 बटे 20। यहाँ 100 की वैल्यू निकालोगे, 100 की वैल्यू निकालोगे 298 बटे 20 गुणा यहाँ पे 100 करना पड़ेगा। 1 की वैल्यू निकालने के बाद जिसकी भी वैल्यू चाहिए उसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाता है। 20 पर 100, 5 का गुणा करिए, 5 अट्ठे 40 हासिल 4, 5 निम 45, 45 और 4 आपका 49 हो गया, 49 यानी कि 4, 5 दूना 10, 10 और 4 14। कैलकुलेशन आप भी कर सकते हैं, अगर कहीं मिस्टेक हो जाए तो आप समझ लीजिएगा। इसका इसमें मल्टीप्लाई होना है, 14 90 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 हमारा समाप्त होता है। इसके बाद में 44 है। 44 क्वेश्चन में दे रखा है कि एक पिता अपने पुत्र से 20 वर्ष बड़ा है। एक जो पिता है, फादर जो है, वो सन से 20 वर्ष बड़े हैं। अगर सन मान लेते हैं हम सन x साल के हैं तो पिताजी इनके x + 20 के होंगे। सन की उम्र पता है नहीं, मान ली हमने। 20 साल कौन बड़े हैं? तो 20 साल पिताजी बड़े हैं। अगर सन 5 साल का है तो इसका मतलब पिताजी 25 साल के हैं। यही है इस क्वेश्चन का कहने का मतलब। आगे कह रहा है लेकिन 5 साल बाद पिता की आयु, 5 साल बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुना रह जाती है। 5 साल बाद, 5 साल बाद क्या होगा? सन भी बढ़ेगा, सन बढ़ेगा तो x + 5 का हो जाएगा और पिताजी भी 5 साल बढ़ जाएंगे। इसका मतलब x + 25 के हो जाएंगे, x + 25 के हो जाएंगे। इसके बाद में उसने क्या कहा? कह रहा है कि 5 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र से 3 गुनी रह जाती है। 3 गुनी कौन? तो 3 गुनी पिताजी की उम्र होगी। यहाँ पे आप 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई पुत्र में करना पड़ेगा, क्यों? पुत्र की उम्र कम है, जो कमजोर होता है उसमें मल्टीप्लाई हमें करना पड़ता है। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वैल्यू x + 25 बराबर 3x + 15 हो जाएगी। 3x - x करिए तो यहाँ आपका कितना रह जाएगा? 2x। 25 में से 15 लेस करोगे तो 10 आएगा। x की वैल्यू आपकी कितनी आएगी? तो x की वैल्यू आपकी आएगी कितनी? 5 आएगी। अब x था क्या? तो x ये था वर्तमान उम्र किसकी? तो सन की। अब इसके बाद में अगर हम बात करें तो उनकी वर्तमान उम्र पूछी गई। तो पिताजी कितने के रहे? तो फादर जो है वो 5 + 20, x + 20 है ना इनका मान, तो आपका टोटल इनका होगा 25 वर्ष। अब क्वेश्चन नंबर अंतिम है इस सेट का, वो 15वां क्वेश्चन इस प्रकार से लिख रहा है। √12, यहाँ √11 है प्लस √25। इसका आंसर निकालना है। किस प्रकार से करते हैं? बेहद आसान होता है। इस 25 को आप देख लीजिए, इस 25 का मतलब 5 हो गया। ये प्लस का निशान है, यहाँ लिख लीजिए। अंडर रूट का निशान ये वाला लगाइए, ये 11 है। बाकी की चीज़ें आप छोड़ दीजिए, बाद में करेंगे। 11 और 5 आपका कितना हो गया? 16। अब यहाँ हमने 16 लिख लिया। 16 का मतलब क्या होता है? 4। इसका मतलब आप निकाल पाए है कितना? इसका मतलब 4 आया। ये प्लस का आपका निशान लगा है, ये प्लस का आपका निशान लगा है और ये 12 है। 12 और 4 कितना हो गया? 16। जब कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आपका कितना आएगा? 4। हमारा सेट नंबर 5 होता है कंप्लीट। पेपर सेट नंबर अब हम 6वां करने जा रहे हैं। अभी तक 5 सेट हो चुके हैं। इसका पहला क्वेश्चन लिखा है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा जिसका क्रय मूल्य 300 रुपये है। क्रय मूल्य कह रहा है कि आपका 300 नहीं 3000 रुपये है और आपसे पूछा है कि बिक्री मूल्य क्या होगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा। कब सेलिंग प्राइस क्या होगा? कह रहा है कि 17% लाभ हो। अगर 17% 3000 के ऊपर लाभ होगा तो क्या होगा सेलिंग प्राइस? 3000 रुपये आप लिख लीजिए।
अब इसके ऊपर आपको 17% लाभ चाहिए, तो 3000 का कितना परसेंट, 17%। 3000 से कुछ ज़्यादा रकम मिलेगी, तो ज़्यादा मिलेगी तो प्लस लगाइए, कितनी ज़्यादा, तो 3000 जो रकम है इसका 17%। कुछ नहीं करना है, डबल जीरो कैंसिल कर दीजिए, ये आपका हो गया 3000, 17 तिया 51, ये 510 जोड़ दीजिए, आपका 3510 इसका आंसर हो जाएगा सेलिंग प्राइस का। इसके बाद में प्रश्न संख्या हमारी कौन सी है, दूसरी है। लिख रहा है कि एक त्रिभुज का आधार 12, ऊंचाई 5 है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। तो आधार आपका 12 है, ऊंचाई आपकी 5 है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं ये ट्रिपलेट है, आपको बताया हमने कई बार ये ट्रिपलेट है, ये 5 है, ये 12 है, तो ये 13 होगा। तो हमने प्रूव कर दिया है समकोण त्रिभुज है। समकोण ये त्रिभुज अगर है तो इसका मतलब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो अब फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। वो होता क्या, 1/2 लंब गुणे आधार, लंब और A4 आधार हमने लिख लिया, आधार का मतलब बेस होता है, लेकिन लिख लिया। हमें वहाँ कहाँ लिख के दिखाना है, कुछ भी टिक लगाना है। आपका कितना है 5 और आधार आपका 12, ये 6 पंचे आपका क्या हो गया 30 सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर कर दीजिए। अब इसके बाद में आपका तीसरा जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है। लिख रहा है, आपसे कह रहा है यदि 10 आदमी एक काम को 30 दिन में करते हैं, 10 आदमी एक काम को 30 दिन में करते हैं, वही MDH याद रखिए, 30 दिन में पूरा करते हैं, तो 15 आदमी इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। MDH फॉर्मूला MDH/W, मैन डे, आवर नहीं कह रखा है, W नहीं कह रखा है, तो M और D करिए, आंसर हो जाएगा 15 दूना 30, आंसर होगा 20 दिन। इसके बाद में आपका अगला है 39, यानी कि 4th नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है, व्रत का व्यास 28 है। आपका व्रत का व्यास जो दे रखा है, व्यास आपका है 28, इसका मतलब त्रिज्या आपकी कितनी होगी, आधी होगी, 14 होगी त्रिज्या। कह रहा है कि परिमाप बताइए। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, व्रत का परिमाप जो होता है, पेरीमीटर जो होता है, परिमाप जो होता है वो होता है 2πr, 2 22/7, r की वैल्यू है 14, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, ये हो जाएगा परिमाप 88 सेंटीमीटर। अब इसके बाद में अगला जो प्रश्न है, अगले प्रश्न में हमसे कह रखा है कि मान बताना है। मान किसका बताना है, तो कह रहा है 0.45 भाग लगाइए 0.0009 का मान बताइए। आसान है, बेहद आसान है, 0.45/0.0009। यहाँ 2 अंक बाद दशमलव है, यहाँ आपका 4 अंक बाद है, तो इसका मतलब 2 अंक बाद बचेगा। ऐसा करिए, ये 2 अंक बाद जो दशमलव बचेगा, आप ऐसा करिए, इन सबको हटा दीजिए, इन सबको हटा दीजिए, 2 0 ऊपर बढ़ा दीजिए। क्या किया हमने, ध्यान से समझे, 4 अंक नीचे हैं दशमलव के, यहाँ आपके 2 अंक हैं, 2 अंक आपने ऊपर से हटा दिए, तो यहाँ नीचे 2 अंक बाद दशमलव बचेगा, तो 2 अंक आप यहाँ से और हटा दीजिए, 2 0 ऊपर बढ़ा दीजिए, आंसर होगा आपका 9×45, 500 हो जाएगा। इसके बाद में अगला हमारा क्वेश्चन है, एक शंकु का आयतन का सूत्र बताइए। ये क्या कुछ बताने वाली बात थोड़ी है, होता कितना है 1/3 πr²h। क्या होता है तो बता देते हैं, थोड़ा बता देते हैं। ये आपका बेलन होता है। अब बेलन में से आप अगर काटेंगे तो 3 शंकु बनेंगे, 1 2 और 3। कितना शंकु बनता है, कितना टोपी बनता है, कॉइन जो जोकर की टोपी है वही तो शंकु है। 3 बनता है, इसलिए 1/3 कर देते हैं। जो बेलन का क्षेत्र बेलन का आयतन होता है उसमें 1/3 इसलिए किया जाता है क्योंकि यहाँ 3 टोपियाँ बन जाती हैं जोकर की। यही होता है शंकु का आयतन। इसके बाद में अगला हमारा प्रश्न है, अगला कह रखा है कि समांतर माद बताइए। 6 8 10 x 7 का समांतर माद, समांतर माद आपका कितना है 8 है, तो x का मान कैसे निकालेंगे। समांतर माद आपका जितना वो लिख लीजिए, 8 है तो लिख लिया, बाकी को जोड़ दीजिए, 6 + 8 + 10 + x + 7 हमने जोड़ दिया। अब टोटल वैल्यूज आपकी कितनी है, तो 5 है, 1 2 3 4 और 5 यहाँ पे भाग दे दीजिए। औसत पढ़े हैं ना, वही तो है औसत। यहाँ लिख लिया सभी पदों का योग बटे कुल संख्याएं, 8 × 40 कर दीजिए। बाकी का योग आपका कितना है, तो देखिए 10 8 18, 18 और 6 आपका क्या हो गया 24। 24 में आप अगर हम जोड़ दें, 7 जोड़े 31 बनेगा। 31 को माइनस यहाँ कर दीजिए। x की वैल्यू आपकी कितनी होगी, 9 होगी। हो गया आपका ये प्रश्न।
इसके बाद में क्वेश्चन आपसे फिर पूछ रहा है, अब की बार अनुपात का क्वेश्चन है, कह रहा है 7:x इक्वल टू 28:48, तो x बराबर व्हाट, x बराबर क्या होगा? आंसर बहुत आसान है, x ये x है, हमने x ऐसा ही बना लिया, ठीक है। 28/48, सबसे पहले तो आप काटिए, किससे क्या काटिए, 7 चौको 28, ये 12 चौको 48, तो x का मान आप देख पाए होंगे कि 12 आ जाएगा, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 12, इधर कर लीजिए x बराबर 12, ये हो गया आपका आंसर। द्विघात समीकरण दे रखा है और आपने श्रीधराचार्य विधि पढ़ी होगी, उसी से इसका आंसर पूछ रहा है, बराबर 0 के हल बताइए, के हल बताइए। आप बहुत अच्छे से जानते हैं श्रीधराचार्य विधि, श्रीधराचार्य विधि से जो इसके रूट्स होंगे वो ये होंगे -b प्लस माइनस √b² माइनस के क्या इधर 4ac, यही होता है, ये नहीं होता है, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac, यहाँ कितना होता है 4ac, यहाँ होता है 4ac/2a, ये होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a, ये श्रीधराचार्य विधि का फॉर्मूला है। इसी से आप वैल्यूज को निकाल देंगे बड़ी आसानी के साथ में। फिर से लिख देते हैं -b प्लस माइनस √b² माइनस के 4ac/2a, ये फॉर्मूला होता है श्रीधराचार्य विधि का। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, तो अगला आपका प्रश्न ये दे रखा है, कह रहा है कि एक कार 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है, तो कार की चाल मीटर प्रति सेकंड में बताइए। 45 नहीं था, 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है, मीटर प्रति सेकंड में इसको कन्वर्ट करना है, मीटर प्रति सेकंड। दो विधियों से आपको बता देते हैं क्या होगा, पहले लिख लीजिए 54, लिख लिया, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर हो जाएंगे, अबर आपका 60 × 60 सेकंड हो जाएगा, 2 0 आपकी कट गई, 6 निम्मा आपका हो गया 54, फिर से काट दीजिए, किससे काटें, 3 से, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 2 पंचे 10, 5 तिया 15, तो आपका 15 मीटर प्रति सेकंड आया आंसर। आप दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, कैसे, 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसमें आप मल्टीप्लाई करते, किसका मल्टीप्लाई करते, तो किसका मल्टीप्लाई करते, 5/18 का, यहाँ लिखेंगे 5/18, 18 तिया 54, आंसर हो जाता 5 तिया 15 मीटर प्रति सेकंड। चाहे आप इससे करें चाहे इससे करें, दोनों ही बातें सही हैं। अब आपको चुनाव करना है किससे आपको काम करना है। अब इसके बाद में क्वेश्चन संख्या अगली है हमारी, इसमें लिख रहा है कि x बराबर 1, y बराबर 2, z बराबर 3, तो x³ y³ प्लस z³ माइनस 3xyz का मान क्या होगा, तो वैल्यू रख दीजिए, 1 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 3 दूना 6, 6 तिया 18, जोड़ दीजिए आप, बड़े आसानी के साथ हो जाएगा। क्या होगा, 8 ये है, 8 ये है, इससे 8 कम करेंगे तो यहाँ 10 बचेगा, माइनस का 10 बचेगा, ये आपका 27 है, 27 में से माइनस 10 जाएगा तो 17 बचेगा, एक यहाँ ऐड कर दीजिए तो वैल्यू आपकी कितनी बचेगी, 18 बचेगी, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। अब इसके बाद में गुणनखंड आपसे पूछ रहा है। अब क्वेश्चन संख्या हमारी है अगली, इसमें लिख रहा है 6x² माइनस 13x माइनस के 5 के गुणनखंड आपसे पूछ रहा है, तो 6 पंचे 30, सबसे पहला स्टेप 5 × 6 कर लीजिए 30, इसके गुणनखंड आप लेंगे 15 × 2, अथवा एक और है, चुनाव आप किसका करेंगे, इसका करेंगे, इससे आपकी कैलकुलेशन नहीं हो पाएगी। देखिए करिए, 6x² माइनस का 15x प्लस का 2x माइनस के 5, 15 में से 2 गया, माइनस के 15 में से 2 गया, 13 बचेगा, और 15 का 2 में गुणा करिए 30 होगा, वही 5 का 6 में गुणा करने पर होना चाहिए। अच्छे से जानते हैं, कक्षा 10 की बात है, पुरानी बात है, आप सब जानते हैं। कॉमन ले लीजिए आप, यहाँ पे 3x कॉमन ले लिया, 3 दूना 6 यानी कि 2x, और 3 यहाँ पे 15 प्लस 1 कॉमन 2x माइनस 5 आप कर लेंगे। इसके बाद में आपका क्या होगा, तो एक ब्रैकेट में आपका आया कितना, 2x माइनस 5, यहाँ 0 है, 0 रखिए, एक ब्रैकेट में आपका 2x माइनस 5 है, दूसरे में आपका 3x प्लस 1, यही आपसे पूछ रहा था गुणनखंड, हो गए बड़े आसानी से। अगला क्वेश्चन है हमारा 5 वर्ष में, फिर से आपका साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, कह रहा है कि 5 वर्ष में 8% वार्षिक दर से
रुपये 1400 हो जाएंगे। अब पूछ रहा है कि प्रिंसिपल आपका कितना है, और दर की अगर बात करें तो दर आपकी दे रखी है, रेट आपका है 8, टाइम आपका दे रखा है, टाइम आपका दे रखा है 5 ईयर, 5 वर्ष। इसके बाद में कितना हो जाएंगे, तो मिश्र धन आपका है 1400 रुपया। मिश्र धन का मतलब क्या, इसमें दो चीज़ें आपकी होती हैं। कितनी चीज़ें होती हैं, दो। कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, तो आप जानते हैं इसका मतलब होता है P प्लस SI। अगर चक्रवृद्धि ब्याज होता है तो P प्लस CI लिखते, कंपाउंड इंटरेस्ट लिखते। यहाँ पे प्रिंसिपल प्लस ब्याज, ब्याज कौन सा, साधारण, यहाँ 1400 आप लिख देंगे। इसके बाद में करेंगे क्या, तो आप निकालेंगे SI का मान, SI बराबर 1400 माइनस के क्या, P लिख दिया। इसके कई मेथड होते हैं, ये बिल्कुल बेसिक है, इसको पहले समझ लीजिए। SI बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे क्या, 100। SI आपका है 1400 माइनस के P, मूलधन आपका आपको ज्ञात करना है, दर आपकी कितनी है, दर रेट आपका कितना है, 8 है, समय 5 है, बटे 100। कुछ नहीं करना है आपको, बड़ी तेज़ी के साथ इसमें मल्टीप्लाई करवा दो। ये हो गया आपका माइनस का 100P, इसके बाद में 40P, ये हो गया 140P, इधर ले जाएंगे। यहाँ बचेगा आपका कितना, 4 0 है, ये आपका कैंसिल आउट हो गया, तो P बराबर आपका कितना आया, 1000। P बराबर प्रिंसिपल आपका कितना आया, 1000 आया। बेहद आसान है, कुछ नहीं करना ज़्यादा इसमें। अब त्रिभुज से संबंधित एक क्वेश्चन है, तो लिख रहा है त्रिभुज ABC में BC बराबर AB, त्रिभुज ABC में कह रहा है कि BC बराबर AB, कोण B बराबर 80 डिग्री, तो कोण C बराबर बताइए व्हाट, क्या होगा, समझ लीजिए। हमने बना लिया ABC त्रिभुज ABC। इसमें कह रहा है कि BC जो है, BC जो भुजा है वो बराबर होगी AB भुजा के। एक कंसेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा, अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं, अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं, तो याद रखिए इनके सामने वाले कोण भी बराबर होंगे। अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं तो इनके सामने के दो कोण भी बराबर होंगे। इसका मतलब ये हुआ AB के सामने ये कोण जो है C, और BC के सामने ये जो कोण है A, ये आपस में होंगे कैसे, इक्वल होंगे, इक्वल होंगे। और इसके बाद में हमसे कह रखा है कि आपका जो वैल्यू गिवन है, कोण B बराबर 80, ये आपका 80 है, आपका कोण 80 है। और इसके बाद में कोण A यहाँ पे लिखेंगे, कोण A बराबर कोण C होगा। आप कहेंगे ऐसा क्यों लिख दिया आपने, कोण A बराबर कोण C, क्योंकि इसकी दो भुजाएं आपकी बराबर हैं, और जब दो भुजाएं बराबर होती हैं तो इनके कोण भी आपस में इक्वल होंगे। इसको समझ लीजिए। अब आप अच्छे से जानते हैं कि त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 अंश होता है, तो A प्लस B प्लस C बराबर 180 अंश। कोण भी आपका 80 है, आपको निकालना कौन सा कोण है, तो आपको कोण C चाहिए। और कोण C अगर चाहिए तो कोण C को मत हटाइए, C को मत हटाइए, जो चाहिए उसे मत हटाइए। अब चाहिए क्या, नहीं तो कोण A नहीं चाहिए, कोण C बराबर कोण A, तो कोण A के स्थान पे आपको लिखना पड़ेगा कोण C, तो यहाँ भी C कर लीजिए, बराबर 180। 80 को इधर कर दें तो 100 बचेगा। C और C आपका 2C हो गया, C बराबर वैल्यू आपका कितना आएगा, 50 आएगा। यही आपका आंसर होगा। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, एक श्रेणी हमें गिवन है, अंतिम प्रश्न है सेट का, लिख रहा है कि 2 4 12 48 240 का अगला क्रम क्या होगा। तो श्रृंखला आपकी तेजी के साथ बढ़ रही है, बड़ी तेजी के साथ यहाँ पे श्रृंखला बढ़ रही है। 2 के बाद 4, 4 के बाद फिर 12 48 फिर 240, तो गुणा चेक करिए, धीमे धीमे बढ़े तो आप प्लस चेक करिए। तो 2 दूना आपका 4, 4 तिया 12, 12 चौको 48, 48 पंचे यहाँ पे हो गया। अब इसका मतलब यहाँ 6 होना चाहिए, 0 6 चौको 24, 2 6 दूनी 12 तो 14, 14 40 इसका आंसर होगा। आपका सेट नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 18वां लिखा है, यदि fx बराबर मॉड x क्यूब तो प्रमाणित कीजिए। सिद्ध करना, आपको ठप्पा लगाना है, मोहर लगाना है। क्या मोहर लगानी है कि f डबल डैश x का अस्तित्व है, और उसे ज्ञात भी कीजिए। अस्तित्व है अथवा नहीं, पहले तो आप मॉड को समझ लीजिए, आखिरकार बात क्या होती है मॉड के अंदर। तो ऐसा आप अच्छे से जानते हैं कि मॉड x का मतलब क्या होगा। इसके दो मीनिंग हैं। आपका पहला मीनिंग होगा प्लस का x है, या तो x प्लस का है। दूसरा मीनिंग आपका ये हो सकता है कि ये x किसका है, माइनस का है। दो ही बातें
हो सकती हैं। अब जब दो ही बातें हो सकती हैं, दोनों बातों को आप यहाँ पे लिख लीजिए। लिखेंगे एफ एक्स का जब मान आप समझेंगे कि आपका मान जो एक्स क्यूब है, तब इस कंडीशन में एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ या तो ये हो सकता है कि एक्स क्यूब आपका लिखा हो वो आपका नेगेटिव हो, तो इस केस में क्या होगा, एक्स इज लेस देन 0। दोनों को आप लिख लीजिए। जब एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, आप एक बार अवकलन करेंगे तो एफ डैश एक्स बराबर 3x² ये होगा। आप पुनः अवकलन करेंगे, यहां लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन, एक्स के सापेक्ष अवकलन। इसके बाद में आप क्या करेंगे, पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन, पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन। जब पुनः आप एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये होगा एफ डबल डैश एक्स बराबर 6x, यही तो होगा। जब अब दूसरी कंडीशन आप लेंगे, जब एफ एक्स इक्वल टू माइनस के एक्स क्यूब, इस केस में एक्स इज लेस देन 0, एक्स जो है छोटा है 0 से, तभी तो ये नेगेटिव है। एक्स छोटा है 0 से, इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि आप वैल्यूज जो नंबर सिस्टम में ले रहे हैं वो लेफ्ट वाली ले रहे हैं। ये यहाँ 0 होता है और 0 से जो भी छोटी चीजें होती हैं वो सभी नेगेटिव होती हैं, समझ गए होंगे आप। और x जब बड़ा होता है तो x यहाँ जब बड़ा है बराबर है 0 के, तो आप यहाँ दाएं हाथ की बात कर रहे हैं, राइट हैंड साइड की बात कर रहे हैं। अब होगा क्या, एफ एक्स बराबर माइनस एक्स क्यूब आप करेंगे x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन होगा क्या, एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स का मतलब होता है एक बार अवकलन। यहाँ आपका आंसर होगा माइनस के 3x²। अब क्या, अब अगली लाइन लिखेंगे, पुनः x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन क्या होगा, तो आप लिखेंगे यहाँ पे एफ डबल डैश एक्स बराबर माइनस के 6x, ये हो गया। इसके बाद में आपको मान लिखने पड़ेंगे, क्या मान लिखने पड़ेंगे, तो एफ डबल डैश एक्स का जो दो वैल्यूज है वो दोनों को लिखिए आप। यहाँ लिखेंगे 6x जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और दूसरा आपका आया कितना, माइनस के 6x जब x इज लेस देन 0। लिखेंगे अतः एफ डबल डैश एक्स का क्या अस्तित्व है, और उसे हमने ज्ञात भी कर दिया है, दोनों बातें हमने निकाल दी हैं। लिख देंगे अतः एफ डबल डैश एक्स का अस्तित्व है, ये हमको सिद्ध करना था और कुछ नहीं था। क्वेश्चन नंबर हम 23वां आप करने जा रहे हैं। 23वां में लिखा है y बराबर e की पावर a cos इनवर्स x है। यहाँ आपको ये सिद्ध करना है, प्रूव करना है। तो प्रूव करने में आप देख रहे हैं कि d स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब डबल डेरिवेटिव आपको लेना पड़ेगा। सबसे पहले अगर e की पावर कुछ है, पावर में अगर e के कुछ है तो इसका मतलब इसका log नहीं लेना पड़ता है। आप लोग जानते हैं e की पावर x का अवकलन क्या होता है, e की पावर x होता है। तो देखिए किस प्रकार से अवकलन करेंगे। तो सबसे पहले लिख लेंगे y इक्वल टू e की पावर a cos इनवर्स x, लिख लिया। यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर अब अवकलन आपका क्या होगा, तो y का अवकलन होगा dy अपॉन डी एक्स, e की पावर x का e की पावर x लिख लिया हमने। ये इस पूरे को आप x समझें, इसे आप क्या समझें, x समझें। जैसे हम लोग करते हैं अवकलन d अपॉन डी एक्स, e की पावर x का क्या, e की पावर x। इस x का जब अवकलन करवाते हो तो आपका आंसर कितना होता है, 1 होता है। यहाँ x के स्थान पे आपका है कितना, a cos इनवर्स x है। अब a cos इनवर्स x है तो आप करेंगे क्या, सबसे पहले आप लोग a को बाहर निकालना है, एक संख्यात्मक वैल्यू इसलिए बाहर निकालिए। d अपॉन डी एक्स कॉस इनवर्स यहाँ पे कर जाइए, हमने कर दिया cos इनवर्स x। अब cos इनवर्स x का अवकलन क्या होता है आप जानते हैं, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस के x² ये होता है। चलिए कर देते हैं इसका भी अवकलन। तो आगे हमारी बात आएगी dy अपॉन डी एक्स बराबर a, बाहर निकालिए a e की पावर a cos इनवर्स x हमने लिख दिया। cos इनवर्स x का क्या होगा, इसका क्या अवकलन होगा, अभी बताया था, माइनस का निशान आपको बाहर रखना पड़ेगा। इसके बाद में यहाँ 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x² आपको करना पड़ेगा। अब क्या हो सकता है, तो हमने कहा कि यहाँ एक डेरिवेटिव अभी तक आपने लिया है, दूसरा डेरिवेटिव भी लेना पड़ेगा क्योंकि हमें सिद्ध करना है डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। एक काम और कर लीजिए, अंश बटे हर लगाओ, या तो यहाँ अथवा अंडर रूट में 1 माइनस x² लिखा है, इसका पक्षांतर कर दीजिए, फिर फर्स्ट फलन और सेकंड फलन हम लोग अप्लाई कर देंगे। चलिए देखते हैं क्या होगा। अंडर रूट 1 माइनस x² और डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ पे लिख देते हैं बराबर माइनस ए की पावर a cos इनवर्स x। आपको लिखना पड़ेगा पुनः x के सापेक्ष अवकलन, पुनः x के सापेक्ष
अवकलन करने पर। अब होगा क्या, तो बहुत आसान है, पहला फलन जैसे का तैसा, दूसरे का अवकलन डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लिख दिया। अब दूसरे का क्या करना पड़ेगा, दूसरे का अवकलन प्लस लगा के, तो प्लस दूसरे का अवकलन हमने लिख लिया, दूसरे का अवकलन डी वाई अपॉन डी एक्स हमने लिख लिया। इसके बाद में आप क्या करेंगे, यहाँ इसका आपने अवकलन करवा दिया, इसके बाद में आप करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, इसके बाद में पहले का अवकलन होगा डी अपॉन डी एक्स अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। इधर क्या होगा, माइनस के, फिर से वही बात आपको लिखनी पड़ेगी, ई आपको लिखनी पड़ेगी, क्या ई लिखनी पड़ेगी, ई की पावर लिखनी पड़ेगी, ई की पावर ए कॉस इनवर्स एक्स, यहाँ हमने लिख दिया कॉस इनवर्स एक्स लिख दिया, फिर से डी अपॉन डी एक्स आपको करना पड़ेगा कॉस इनवर्स एक्स का इंटू ए कर लीजिए। ये कहाँ से आया, ए, तो ए ये वाला जो ऊपर आपका लिखा है। अब क्या करेंगे, अब क्या हो सकता है, तो आप इसको देखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर के स्थान पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बाद में आपका लिखा है डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और इसके बाद में यहाँ पे एक डी वाई अपॉन डी एक्स है और दूसरा आपका y है, तो y का मतलब ये मान आपको रखना पड़ेगा। हमें सिद्ध की चीज़ों को देखना है और सिद्ध की चीज़ों को देखोगे तो बड़े आसानी के साथ आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे और कौन कौन सी बातें होने वाली हैं। तो एक काम तो आप समझ गए, सबसे पहले आपको अवकलन करके इसका दिखाना पड़ेगा, अवकलन इसका लिखना पड़ेगा। चलिए हम लिख लेते हैं। तो इसका अवकलन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ लिख दिया, यहाँ लिखेंगे डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स। इसका अवकलन क्या, बेहद आसान है, 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस के 2x। कैसे, अंडर रूट में जो चीज़ होती है, अंडर रूट एक्स का जब आप करते हो तो क्या होता है 1/2 अंडर रूट एक्स, इस x का दोबारा करते हो तो क्या होता है 1। यहाँ आपको करना पड़ेगा 1/2 अंडर रूट के अंदर जो भी बात लिखी है उसको यहाँ लिख लीजिए। इसके बाद में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन करोगे तो 1 का 0 टू एक्स स्क्वायर का माइनस के 2x होगा। इसके बाद में अगली जो हमारी लाइन है वो कुछ ऐसी है, ये वाली माइनस, ये लगा है माइनस चिन्ह, माइनस का e की पावर a कॉस इनवर्स x, d अपॉन डी एक्स कॉस इनवर्स x का क्या होगा, कॉस इनवर्स x का कुछ और नहीं वही होगा जो हमने अभी किया था, 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन याद रखना माइनस होता है तो माइनस और माइनस क्या हो गया आपका प्लस, ये a इधर लिखा था इसके बाहर, तो इसका a का a से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो a स्क्वायर बन जाएगा। इतनी बात हमने कर ली और समझ ली। अब जो चीज़ें कट रही हैं उनको कैंसिल आउट करिए, ये 2 से ये 2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि माइनस का x लिखा है और इसके साथ साथ में डी वाई अपॉन डी एक्स है। हमने कहा कि माइनस का x तो बन गया, डी वाई अपॉन डी एक्स भी बन गया। अब ज़रूरत इस बात की है कि इसको हम कैसे हटाएं, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को कैसे हटाएं, तो देख लीजिए कैसे हटाएंगे। पहले तो आपको इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, जैसे ही आप एलसीएम लेंगे तो अंडर रूट इसका कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाली व्यवस्था हमारी बन जाएगी बड़ी आसानी के साथ में। अब अगली लाइन जो हमारी होने वाली है वो यही होने वाली है कि आप इसका लासा लेंगे। लासा जब आप लेंगे तो आपकी जो वैल्यूज हैं वो कुछ ऐसी रहने वाली हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट कैंसिल आउट हो गया। इसके बाद में आपका रहेगा डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। हमें तो इसको देखना है, ये बना लिया हमने, बना लिया, हो गया। इसके बाद में माइनस का निशान लगाइए और x लिख जाइए, इसके साथ साथ में आपका ये लिखा है डी वाई अपॉन डी एक्स लिखा है। आपने लासा क्या लिया है, तो आपने लासा लिया था अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही तो लासा लिया था, हमने लिख दिया। ये लासा लिया था, लासा तो नीचे जाएगा, परेशानी कोई बात होनी नहीं चाहिए। इसके बाद में इधर लिखा है ए स्क्वायर, अरे क्या लिखा है ए स्क्वायर, ई की पावर ए कॉस इनवर्स एक्स को क्या लिख सकते हैं, ई की पावर ए कॉस इनवर्स एक्स को क्या लिख सकते हैं, बाई लिख सकते हैं। बाई आप लिख दीजिए, क्यों लिख दीजिए, कारण है आपको सिद्ध करना है। ए स्क्वायर आपको जैसे का तैसा रखना है, यहाँ बाई आपको लाना है, तो बाई अगर लाना है तो ई की पावर ए कॉस इनवर्स एक्स को आपको हटाना ही पड़ेगा। आप हटाइए, आपने हटा दिया। इसके बाद में यहाँ लिखा है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बड़े अच्छे से आप जानते हैं कि यहाँ नीचे से ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इधर से ये कैंसिल आउट हो गया। अब जो आपकी आखिरी लाइन है जो हमारी रिक्वायर्ड आंसर होनी चाहिए वो यही हो जाएगी। क्या हो जाएगी, तो ये होगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई अपॉन डी
एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, इसके बाद में ये प्लस है ना, इधर आपको पक्षांतर करना पड़ेगा, इसी के जैसा बनाना पड़ेगा, माइनस के स्क्वायर बाई इक्वल टू क्या, शून्य। यही आपको प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। तो तीसरा क्वेश्चन ये लिखा है, यह ज्ञात है कि एक महाविद्यालय के छात्रों में से 60% छात्रावास में रहते हैं और 40% छात्रावास में नहीं रहते हैं। इसके बाद में लिखा है पूर्ववर्ती वर्ष के परिणाम सूचित करते हैं कि छात्रावास में रहने वाले छात्रों में से 30% और छात्रावास में न रहने वाले छात्रों में से 20% छात्रों ने ए ग्रेड लिया, ए ग्रेड से पास हुए। वर्ष के अंत में महाविद्यालय के एक छात्र को यादृच्छा चुना गया और यह पाया गया कि उसे ए ग्रेड मिला है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि वह छात्र छात्रावास में रहने वाला है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, छात्रावास में जो छात्र रह रहे हैं उसकी घटना मानिए। तो यहां लिखना पड़ेगा, सबसे पहले माना घटना ई ए ग्रेड प्राप्त करने वाले, ए ग्रेड प्राप्त करने वालों को तथा घटना ई1 छात्रावास में रहने वाले, और ई2 क्या होगी, घटना ई2 जो होगी वो छात्रावास में नहीं रहने वाले छात्रों को व्यक्त करेगी। घटना ई1 छात्रावास में रहने वाले, छात्रावास मतलब हॉस्टल की बात कर रहे हैं। घटना जो ई1 है छात्रावास में रहने वाले तथा घटना ई2 छात्रावास में ना रहने वालों को व्यक्त करती है, ना रहने वालों को व्यक्त करती है। अब करेंगे क्या, तो यहाँ पे देखेंगे संभावनाएं क्या है। तो P1 क्या होगा, तो P1 छात्रावास में रहने वाले कितने परसेंट है, 60%। 60% का मतलब क्या हुआ, 60% का मतलब होता है अपॉन 100। 1 0 कैंसिल, 2 से आप काटेंगे क्या होगा, 2 3 6 2 5 10। ये आपका P1 आ गया। पॉसिबिलिटीज जो है, जो संभावनाएं हो सकती हैं वो कितनी रही, 3/5 हैं। अब इसके बाद में यहाँ निकालेंगे P2। अब P2 आपका क्या है, छात्रावास में नहीं रहने वालों को दर्शाता है। इसका मतलब आपके कितने हैं, 40% हैं। तो 40 बटे आप क्या करेंगे, 100 करेंगे। जब आप इसको क्रॉस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2/5। अब आपको दो और संभावनाएं निकालनी है, P(a/e1) और P(a/e2), और फिर हम लोग लगाएंगे बेच पर में। आपको निकालना पड़ेगा P(a/e1), ये आपका कितना है, तो ए ग्रेड प्राप्त करने वाला, E1 का मतलब क्या है, वो छात्रावास में रहता है। लिखा है छात्रावास में रहने वाले छात्रों में से 30% और छात्रावास में न रहने वाले छात्रों में से 20% छात्रों ने ए ग्रेड प्राप्त किया है। बात हमें बतानी है ए ग्रेड की, और ऐसी हमें बात बतानी है ए ग्रेड की जो ऐसा छात्र हो जो छात्रावास में भी रहता हो और उसने ए ग्रेड प्राप्त किया हो। तो इसकी पॉसिबिलिटीज क्या है, तो A/, जो E1 होगा वो आपका कितना होगा, 30/100। 30/100 का मतलब 3/10। इसके साथ साथ में हम लोग बातचीत करेंगे किसकी, P(a/e2) की। ये कितना रहने वाला है, तो ये छात्रावास में ऐसे छात्र हैं जो छात्रावास में नहीं रहते हैं और जिन्होंने ए ग्रेड प्राप्त किया है। तो A/e2 आपका कितना है, तो ये 20 है, 20%। 20% का मतलब होता है 1/5 होता है। अब आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा ए ग्रेड और छात्रावास में रहने वाले व्यक्ति की प्रायिकता क्या रहने वाली है, तो आपको वेज प्रमेय यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो हम अब पूरी बात लिख देते हैं। छात्रावास में रहने वाले और ए ग्रेड प्राप्त करने वाले छात्र की प्रायिकता क्या रहेगी, तो आप यहां लिखेंगे बेज प्रमेय से। आप जानते हैं बेज प्रमेय कहाँ अप्लाई की जाती है अच्छे से,
तो बेस प्रमेय अब आपको लगानी यहाँ पे है, तो लिखेंगे पी। पी सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा क्या, पहली छात्रावास से चुनने की आप बात कर रहे हैं, छात्रावास से चुनने की आप बात कर रहे हैं, और ऐसे छात्र को चुना जाना है जो छात्रावास में हिस्सा रहा हो। तो हिस्सा रहा हो तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी आपकी कौन सी होगी, इवन वाली घटना होगी। इसके बाद में इनटू लगाइए पी ए बाई इवन, ये आप जानते हैं लिखना पड़ता है। इसके बाद में जो आपने अंश में लिखी हैं बातें, इसको लिख लीजिए इंटू पी ए बाई इवन, प्लस का निशान लगाइए। प्लस के निशान के बाद में आपको क्या लिखना पड़ेगा, जहां इवन है वहां E2 करते चलिए, बात हो जाएगी समाप्त। पी E2 इंटू पी ए बाई E2, ये हमारी कंडीशन रही। अगर वो ये क्वेश्चन पूछता आपसे छात्रावास में न रहने वाला, तो आप यहाँ पे E2 लिखते, और इसके साथ साथ में ऊपर जो अंश में लिखा जाता हर जगह E2 वाली कंडीशन लिखी जाती। अगर वो आपसे पूछ रहा है छात्रावास में रहने वाले, और छात्रावास में रहने वालों को आपने इवन घटना से लिखा है, इसलिए आपको यहाँ पे इवन लिखना ही पड़ेगा। जब दो चीज़ें दी जाती हैं उनमें से फिर दो कंडीशन आपकी और दे दी जाती हैं, तो ऐसी जगह पे हम लोग बेस प्रमेय का उपयोग कर देते हैं। जैसे आपके पास में कंडीशन क्या थी पहले, तो आपके पास में कंडीशन ये थी कि महाविद्यालय के छात्रों में से दो प्रकार की कैटेगरी यहाँ पे हैं। अब दो प्रकार में से भी प्रकार उसने निकाला है, क्या निकाला है कि 30% और 20% ऐसे हैं जिन्होंने क्या किया है, जिन्होंने ए ग्रेड प्राप्त किया है। जब ए ग्रेड प्राप्त किया, इनमें से एक को किसी को हमें चुनना है, तो ऐसे सवालों में हम लोग बेस प्रमेय का उपयोग करेंगे। अब होगा क्या, मान रखने पड़ेंगे। जैसे ही आप वैल्यूज को रख देंगे, उस वैल्यूज को रखने के बाद में आपका आंसर यहां निकल आएगा। तो आप वैल्यूज को रखिए। सबसे पहले इवन का क्या मान है, इवन की अगर बात करें तो इवन आपने क्या 60/100 माना था। अब 60/100 का मतलब क्या हो गया, आपने काटा था तो आपकी वैल्यू कितनी आई थी, 3/5 आई थी। तो पी इवन का मतलब 3/5 मल्टीप्लाई ए बाई इवन क्या है, तो 30/100, 30/100 का मतलब 3/10। जैसी ऊपर वैल्यू लिखी है इतनी तो आप वैसी की वैसी लिख दीजिए, 3/10। प्लस के बाद में PE2, ये ऐसे छात्र हैं जो छात्रावास में नहीं रहते हैं, 40/100, 40/100 का मतलब 2/5, तो 2 यहाँ पे हमने 5 कर लिया। और मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा ऐसे छात्र जो छात्रावास में नहीं रहते थे, लेकिन उनकी ए ग्रेड यहाँ प्राप्त हुई है, तो वो कितने हैं, तो 20%, और 20% का मतलब होता है 1/5, हमने लिख लिया। अब इसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं किस प्रकार की रहने वाली है। तो 3 का 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ आ गया 9/50। इसके बाद में यहाँ देख लीजिए 9/50, ये हुआ आपका 2/25, लासा ले लीजिए तो 9/50, यहाँ आपका एलसीएम कितना रहा, तो 50 रहा। ये एलसीएम इसका कितना रहा, 50, यहाँ 9 है, और इसके साथ साथ में यहाँ पे कितना है, 4 है। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आपकी वैल्यू आएगी 9/13 आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, एक बहुविकल्पी प्रश्न का उत्तर देने में एक विद्यार्थी या तो प्रश्न का उत्तर जानता है या वह अनुमान लगाता है, मतलब तुक्का लगाता है। मान लें कि उसके उत्तर जानने की प्रायिकता 3/4 है, और अनुमान लगाने की प्रायिकता आपकी कितनी दे रखी है, 1/4 है। मान लें कि, अरे तुम लोग बिल्कुल उल्लू। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, एक बहुविकल्पी प्रश्न का उत्तर देने में एक विद्यार्थी या तो प्रश्न का उत्तर जानता है या वह अनुमान लगाता है। अनुमान मतलब तुक्का लगाता है। मान लें कि उसके उत्तर जानने की प्रायिकता 3/4 है और अनुमान लगाने की प्रायिकता 1/4 है। इसके बाद में फिर से वो कहता है, मान लें कि छात्र के प्रश्न के उत्तर का अनुमान लगाने पर, छात्र के प्रश्न का उत्तर लगाए और उसका अनुमान लगाने पर सही उत्तर देने की प्रायिकता जो आपकी दे रखी है वो 1/4 है। अब उसने प्रश्न क्या किया है, वो कहता है कि तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि कोई छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है और यह ज्ञात है कि उसने सही उत्तर दिया है। तो सबसे पहले आपको घटना लिखनी पड़ेगी। हम किसको क्या माने, तो आपको सबसे पहले क्या लिखनी पड़ेगी, घटनाएं। तो पहले तो आप लिखेंगे घटना ई सही उत्तर के लिए।
इसके बाद E1 क्या है, तो E1 आप लिखेंगे उत्तर जानने की प्रायिकता, और E2 आपको लगानी पड़ेगी किसके लिए, तो E2 आपकी होगी अनुमान लगाने की प्रायिकता। यानी कि 2 कंडीशन आपको लिखने पड़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हल में, क्या होगा, तो लिखेंगे घटना